Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Muhammad Hanif and today we are going to discuss a topic named as spherical coordinates. प्यारे बेटे, हम कैलकुलस का हमारी सीरीज़ चल रही है, कोर्स चल रहा है, उसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नेम है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I am Dr. Muhammad Hanif and today we are going to discuss a topic named as spherical polar coordinate. बेटे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? आज का हमारा टॉपिक ये है, कैलकुलस का कोर्स हमारा चल रहा है और आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। बेटे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं? हमारे पास बेटे अर्थ है, अगर इस अर्थ की सरफेस में कोई पॉइंट मौजूद हो तो उसका डिस्टेंस हम किस तरह मालूम करते हैं? तो उसका डिस्टेंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हम फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें स्पेशल कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है, उन्हें हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो अर्थ में बेटे ये यहाँ एक जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं इक्वेटर। अच्छा, इसके पैरेलल लाइंस जो भी होती है, ये देखें, ये इसके पैरेलल लाइंस हैं, जितनी नीचे की तरफ देख लें, ऊपर की तरफ, ये पैरेलल लाइंस जो होती हैं इन्हें हम कहते हैं बेटे लैटिट्यूड। इसी तरह बेटे अगर हम ये देखें, यहाँ कुछ इस तरह की लाइंस होती हैं, उन लाइंस को हम कहते हैं बेटे लॉन्गिट्यूड। इस तरह जो लाइन है उन्हें लैटिट्यूड और ये जो लाइन होगी इसे लॉन्गिट्यूड। सो बेटे अर्थ के सेंटर को मैं लेट सपोज ये सेंटर ले लिया मैंने, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो अब गौर से देखिए, अगर ये पैरेलल लाइंस है, यहाँ अगर मैं मौजूद हूँ, कोई भी पॉइंट मौजूद हो तो उसका एड्रेस अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में और उसका कोई एड्रेस नहीं होगा। यानी जहाँ मैं मौजूद हूँ, इस वक्त खड़ा हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो यहाँ जो एड्रेस है मेरा और किसी भी पॉइंट पे अर्थ का कोई एड्रेस ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये देखें, अगर ये पॉइंट्स में सारे यूं इस लाइन पर जितने भी पॉइंट मौजूद होंगे उनका लैटिट्यूड सेम होगा। सिमिलरली बेटे अगर ये देखिए, ये लाइन ऊपर की तरफ भी है लॉन्गिट्यूड, तो यहां भी जितने पॉइंट मौजूद होंगे इस लाइन पर उनका भी लॉन्गिट्यूड सेम होगा। तो मतलब कहने का ये होगा कि अर्थ की सरफेस पे अगर कोई भी पॉइंट मौजूद है तो हम उसका डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब एक और मसला है कि लेट सपोज मैं यहाँ कहीं ऊंचाई पर मौजूद हूँ, यानी अर्थ की सरफेस के ऊपर मौजूद हूँ, यानी अर्थ की सरफेस के अंदर नहीं। लेट सपोज यहाँ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसका गौर से देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो सेम होगा, लेकिन यहाँ लेट सपोज फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, 8th फ्लोर पे कोई बंदा बैठा है, कोई पर्सन 8th फ्लोर पे है, तो अब हमें सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें थर्ड कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। वो थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटे? उसे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में फाई से जाहिर करेंगे, यानी हम सिर्फ जस्ट डिस्टेंस मालूम कर लेंगे अलोंग जेड एक्सिस, यानी सी लेवल से बंदा ऊपर कितना मौजूद है, जस्ट डिस्टेंस हो जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट। सो मतलब कहने का ये हुआ कि जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिस्कस करते हैं तो 3 डायमेंशन में हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्स, वाई और जी की। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें रो, थीटा और फाई की ज़रूरत पड़ती है, और इनको हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम सीखेंगे। लास्ट बात ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेम है, लेकिन लेट्स सपोज इस पॉइंट अर्थ की सरफेस से कोई आगे जाकर मौजूद है, कोई आगे मौजूद है, मतलब कहने का
18th फ्लोर पर मौजूद है, 18th फ्लोर पर मौजूद है अगर कोई बंदा, तो उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेम होगा, लेकिन वो देखिए उससे सी लेवल से उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट यानी जी एक्सिस के अलांग जो डिस्टेंस है उसके लिए हमें तीसरे कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। उस तीसरे कोऑर्डिनेट को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो मतलब बेटे देखिए लैटिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड हो गया, फिर सरफेस से ऊपर कोई आगे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे कोई मौजूद है तो उसे हम कहेंगे, उसके लिए जो इस्तेमाल करेंगे नई टर्म वो क्या है, एल्टीट्यूड। सो इन तीनों की मदद से हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ नज़र नहीं आएगा, सो एज ए रेफरेंस फ्रेम मैंने फिगर यहाँ ड्रा कर ली है। आप देखें ये अर्थ का सेंटर है बेटे, और इसकी इनिशियल लाइन को मैंने ले लिया OX। ये अर्थ का बेटे डिस्टेंस है, पोलर सिस्टम ले लिया है मैंने एज ए रेफरेंस। यहाँ ड्रा सही तरीके से नजर नहीं आएगा तो अलहदा मैंने ड्रा कर लिया है। सो एज ए रेफरेंस ये पोलर सिस्टम मैंने ड्रा कर लिया, और ये XY प्लेन है जो बेटे ये हॉरिजेंटल पोलर प्लेन मैंने एक डिस्कस कर लिया। ये हॉरिजेंटल एक लाइन पर मौजूद है, ये XY प्लेन हो गया बेटे। ये हमारे पास पॉइंट है, हम इसका डिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं अर्थ के सेंटर से। सो बेटे इस पॉइंट O से इस पॉइंट P तक जो डिस्टेंस है इसका मैग्नीट्यूड है उसको मैंने रो के बराबर ले लिया है। उसको क्या ले लिया बेटे, रो के बराबर ले लिया है। सो बेटे इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन मैंने इस XY प्लेन पर Q ले लिया है। ये पॉइंट Q है, मतलब पॉइंट अपने पास P ही है, इसका प्रोजेक्शन एक Q ले लिया है मैंने XY प्लेन पर। सो बेटे ये XY प्लेन पर ये Q जो प्रोजेक्शन लिया है मैंने, ये OQ इस इनिशियल लाइन यानी रेफरेंस लाइन हमने लिए, इनिशियल लाइन लिए है जहां पे डिग्री एंगल 0 है। ये कोई ऐसे एक दीवार है, उस दीवार के साथ एंगल क्या है बेटे, 0 है। अब ये OQ जो एंगल बनाता है इस OX के साथ, उसको मैंने थीटा से जाहिर कर दिया है। इसी तरह बेटे ये OP Z एक्सिस के अलांग जो एंगल बनाता है उसको मैंने जाहिर कर दिया फी से, या फाई पढ़ते हैं हम इसे। सो अब हम इसे एग्जैक्ट पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। एज ए रेफरेंस फ्रेम वी टेक अ पोलर सिस्टम। हमने एक पोलर सिस्टम ले लिया है एक हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर, इन अ हॉरिजेंटल प्लेन पासिंग थ्रू O। ये बेटे पोलर प्लेन है हमने के हॉरिजेंटल प्लेन, यानी इस सारा सिस्टम को कह दिया मैंने पोलर सिस्टम, और ये हॉरिजेंटल प्लेन पर मौजूद है और पास कर रहा है किस ओरिजिन से, O पॉइंट से, पासिंग थ्रू O, कॉल्ड पोलर प्लेन। इस सारे को फिर क्या कहेंगे हम इसे, ये जो प्लेन है बेटे क्या है, पोलर प्लेन है। XY प्लेन ये क्या है, पोलर प्लेन है। एंड द पॉइंट O इज कॉल्ड पोल। इस पॉइंट O को बेटे पोल कहते हैं, और ये OX इज ए इनिशियल पॉइंट एंड OZ इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। XY प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है Z एक्सिस। सो ये OZ इज परपेंडिकुलर, वही कह रहा है। ये बेटे O को हम कहेंगे पोल, और OX को कहेंगे इनिशियल लाइन, और OZ इज परपेंडिकुलर टू पोलर प्लेन। इस पोलर प्लेन के परपेंडिकुलर है OZ, एंड दिस इज कॉल्ड पोलर एक्सिस। यानी OZ को हम बेटे क्या कहते हैं, पोलर एक्सिस। तो सारी इस 4 लाइनों में हमने क्या फिलॉसफी बयान की है कि हमने एज ए रेफरेंस एक पोलर सिस्टम लिया है जो एक पोलर प्लेन पर एग्जिस्ट करता है, और वो पोलर प्लेन कौन सा है, XY प्लेन, विच इज पासिंग थ्रू O। OX इज ए इनिशियल लाइन एंड OZ इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन एंड कॉल्ड पोलर एक्सिस। O को हम कहेंगे पोल, इस O को क्या कहेंगे बेटे, पोलो, खंबा पोल कहते हैं हम। O इज ए पोलर एंड OZ इज ए पोलर एक्सिस। यही बातें हमने 3 लिखी हुई है। सो बेटे हम पॉइंट अब स्टार्ट करते हैं। लेट P(x,y,z) बी एनी पॉइंट इन अ स्पेस। एक स्पेस में हमने एक P पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट XYZ है, और इसकी लेंथ को हमने रो के बराबर ले लिया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, रो के बराबर। अच्छा ये एंगल बेटे, एंगल XOQ, इसको थीटा के बराबर ले लिया हमने बेटे। इसी तरह एंगल OZP या ZOP ले ले, एंगल ZOP
को फाई के बराबर ले लिया है। सो अब हमें पता लगा कि भाई ये रो, थीटा एंड फाई आर कॉल्ड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। इनको हम क्या कहेंगे बेटे? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। अब कह रहा ड्रा ए प्रोजेक्शन ऑफ OP, ड्रा ए प्रोजेक्शन OQ। हमने एक बेटे OQ प्रोजेक्शन ड्रा किया है। देखिए OQ प्रोजेक्शन ड्रा किया है OP का ऑन XY प्लेन या ऑन पोलर प्लेन। इस XY प्लेन को जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर मौजूद है इसको हम पोलर प्लेन कहते हैं। हमने उस पॉइंट P का एक प्रोजेक्शन ड्रा कर लिया है इस पोलर प्लेन पर या XY प्लेन पर, और वो क्या है? वो OQ है। ये प्रोजेक्शन है OQ, किसका? OP का। तो फिर बेटे ट्राइंगल MOQ, ये एंगल है तो सामने परपेंडिकुलर होगा। MOQ में cos थीटा क्या बराबर हो जाएगा बेटे? OM ओवर OQ। सो OM बेटे हम x के बराबर ले लेंगे। ये अलोंग x एक्सिस है तो इस डिस्टेंस को मैंने x ले लिया है, और बेटे इस डिस्टेंस को हम देखें ये y एक्सिस है। अगर ये y एक्सिस है तो ये भी y एक्सिस, इस डिस्टेंस को हमने y ले लिया। MQ को क्या ले लिया बेटे? y, और इस के डिस्टेंस को मैंने OM के डिस्टेंस को ले लिया x। सो यहां से देखिए बेटे cos थीटा OM और OQ के बराबर है। OM की वैल्यू क्या ले ली हमने? x, और OQ को एज इट इज लिख देंगे, OQ को एज इट इज लिख देंगे। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी OQ cos थीटा। इसको इक्वेशन 1 कह दें। सिमिलरली बेटे साइन थीटा किसके बराबर आएगा? MQ ओवर OQ, MQ ओवर OQ। MQ को हमने किसके बराबर लिया है? y के बराबर, यानी इस डिस्टेंस MQ का क्या है? y है, या मैग्नीट्यूड MQ का क्या है? y है, क्योंकि इसको y ले सकते हैं हम। ये अलोंग x एक्सिस, इसको x ले लिया, अलोंग y एक्सिस है तो इसको y लिया है। ये y है तो ये इसके सामने पैरेलल जो होगा वो भी y होगा। सो MQ और OQ, y और OQ, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास OQ साइन थीटा। इसको इक्वेशन 2 कह दें आप। फिर बेटे हमारे पास एक और ट्राइंगल मौजूद है OPQ। देखिए OPQ, इस ट्राइंगल में अब हम एंगल कौन सा यूज करेंगे? फाई। ये सामने आपके पास फाई मौजूद है बेटे। हमें पता है कि ये OP एंगल बनाता है Z एक्सिस के अलोंग फाई। सो देखिए इसके अपोजिट एंगल भी फाई होगा। यह आपने मैट्रिक और FSC की क्लासों में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है ज्योमेट्री में कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। राइट ट्राइंगल में अपोजिट एंगल जो बाइसेक्ट होती है लाइन, उसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो इस ट्राइंगल का एंगल क्या बन गया बेटे? फाई। सो फाई के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इस ट्राइंगल OPQ में साइन फाई किसके बराबर होगा बेटे? साइन फाई OQ ओवर OP। गौर से देखिए बेटे, ये फाई एंगल है, सामने परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो साइन फाई, देखिए फाई है तो साइन फाई किसके बराबर होगा? OQ ओवर OP, OQ ओवर OP। सो OQ का हमें पता नहीं है, हम एज इट इज लिख देंगे, और OP का हमने डिस्टेंस लिया था बेटे, रो के बराबर लिया था। ये पॉइंट P का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो यहां से प्यारे बेटे OQ की वैल्यू हमारे पास आ गई रो साइन फाई। इसको इक्वेशन 3 कह दें। सिमिलरली cos फाई किसके बराबर होगा बेटे? PQ ओवर OP, PQ ओवर OP, cos फाई PQ ओवर OP। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है साइन थीटा, cos थीटा और टेन थीटा किसके बराबर होते हैं? अपना cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो PQ और OP। सो यहां से बेटे PQ किसके बराबर लेंगे हम? Z के बराबर। देखिए ये PQ किसके बराबर हो गया बेटे? Z के बराबर, यानी इसका डिस्टेंस Z है, इसका डिस्टेंस Y है, और ये डिस्टेंस X है। समझ आ गई होगी आपको? ये देखिए बेटे बिल्कुल Z एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके मैग्नीट्यूड को हमने Z के बराबर ले लिया, यानी PQ इज इक्वल टू Z। देखिए ये Z है ना, तो ये भी Z हो गया। सो इसीलिए हमने PQ को लिख दिया Z ओवर रो। ये OP हमने ऑलरेडी लिया हुआ है रो के बराबर। सो यहां से cos फाई हो गया Z ओवर रो, तो यहां से Z निकालेंगे हम, रो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Z इज इक्वल टू रो cos फाई। सो दिस इज इक्वेशन 3 एंड 4 बेटे। 10 बाय इक्वेशन 1 2 3 4। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी बेटे? x इज इक्वल टू OQ cos थीटा
ओ क्यू की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे रो साइन फाई। सो यहां से x हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू रो साइन फाई कास फाई। इसी तरह y हमारे पास क्या था बेटे, देखें ओ क्यू साइन थीटा, तो ओ क्यू की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे रो साइन फाई साइन थीटा, और z एज इट इज आ जाएगा z इज इक्वल टू रो कास फाई। सो ये बेटे हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं जो काम आती हैं अगर हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, हम उनसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम उनसे फाइंड कर सकते हैं। मतलब कहने का है हमारे पास रो थीटा और फाई दिए हों तो हम इजीली उनके एक्स वाई जी मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन 5, 6 और 7 से। सो वही लिखा है 5, 6, 7 आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब ये तीनों रिलेशन हमें बताते हैं कि हाउ टू फाइंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इफ पोलर कोऑर्डिनेट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स दी गए हो, अगर हमारे पास, अब हम देखेंगे कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए गए हो तो फिर स्फेरिकल किस तरह फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। क्या करें आप बेटे, इन तीनों को ऐड कर ले और स्क्वायर ले लें इनका। टेकिंग नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग 5, 6 एंड 7, स्क्वायर कर ले इनका आपस और ऐड कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसी तरह बेटे इस राइट हैंड साइड की तमाम चीज़ों का स्क्वायर ले लेंगे। गौर से देखें पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन है, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ बेटे बचा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। सो यहाँ क्या बच गया बेटे, रो साइन स्क्वायर फाई और प्लस रो स्क्वायर कास स्क्वायर फाई। तो यहाँ से भी रो स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई भी 1 के बराबर होता है। सो यहाँ से रो स्क्वायर आ गया हमारे पास, मतलब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लें तो रो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मतलब अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट दिया और जी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हम उनका स्क्वायर लेके ऐड करके उनका स्क्वायर रूट ले लें तो हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल जाएगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट रो। इक्वेशन 6 को डिवाइड कर दे इक्वेशन 5 से। सो रो साइन फाई साइन थीटा ओवर रो साइन फाई कॉस थीटा, तो रो साइन फाई से रो साइन फाई कैंसिल हो जाएगा और ये y ओवर x हो जाएगा बेटे। सो यहाँ से टेन थीटा हमारे पास y ओवर x आ जाएगा और थीटा इज इक्वल टू, तो टेन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, टेन इनवर्स y ओवर x। यहाँ से हमें बेटे सेकंड कोऑर्डिनेट यानी सेकंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट थीटा मिल जाएगा विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स y ओवर x। सिमिलरली बेटे इक्वेशन 7 से हम देखें कास फाई अगर निकालें तो ये रो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा z से। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 7 कास फाई इज इक्वल टू जी ओवर रो इंप्लाइज दैट, यहाँ से फाई हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, काज को यहाँ ले जाएंगे राइट साइड पे, काज इन्वर्स हो जाएगा जी ओवर रो, यानी फाई इज इक्वल टू काज इन्वर्स जी ओवर रो, और इसको इक्वेशन 10 कहते हैं। सो बेटे 8, 9 और 10 दीज आर द इक्वेशंस। इफ यू हैव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यू कैन कन्वर्ट इनटू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स रो थीटा एंड फाई। सो बेटे इक्वेशन 5, 6 और 7 ये हमारे पास इक्वेशन है जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों तो हम उन्हें कार्टेशियन में चेंज कर लेते हैं। और इसी तरह बेटे इक्वेशन 8, 9 और 10 ये वो इक्वेशंस हैं अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए गए हों तो हम उनका रो इस तरह फाइंड करेंगे, थीटा इस तरह फाइंड करेंगे, फाई इस तरह फाइंड करेंगे। सो ये हमारे पास दो रिलेशंस आ गए जो हमारी मदद करते हैं कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को किस तरह कार्टेशियन में चेंज करते हैं और कार्टेशियन को किस तरह स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।